ओके, क्लास को कंटिन्यू करते हैं हमारे आगे के क्वेश्चन के साथ। क्या लिखा है? द प्रोडक्शन मैनेजर असाइन अ टारगेट ऑफ 200 यूनिट पर डे। तो प्रोडक्शन मैनेजर है, वो काम टारगेट दे देता है कि एक दिन में उनको 200 यूनिट बनाना है, 200 यूनिट बनाना है, ठीक है। फोरमैन किसको देता है टारगेट? फोरमैन, बट डज नॉट गिव हिम अथॉरिटी टू रिकॉग्नाइज टूल्स फ्रॉम स्टोर। तो स्टोर से टूल्स लेने के लिए उसको अथॉरिटी नहीं देता, ठीक है। क्या बाबा की चलेगा तू जा और टूल्स लेके आ स्टोर से, ये उसको अथॉरिटी नहीं देता। कैन बी ब्लेम फोरमैन इफ टारगेट नॉट अचीव। तो अगर टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ कल को, तो वो फोरमैन को ब्लेम कर सकता है क्या इस केस में? नहीं कर सकता। तो हमने आंसर क्या लिखा है? नो, रिस्पॉन्सिबिलिटी मस्ट ऑलवेज बी अकम्पनीड बाय एडिक्वेट अथॉरिटी। तो रिस्पॉन्सिबल हम उसको तभी ही बोल सकते हैं जब आपने उसको अथॉरिटी भी दी होगी साथ में, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी अकेले हम नहीं दे सकते, उसके साथ उसको अथॉरिटी देनी पड़ती है, क्योंकि आपको ये काम कंप्लीट करना है तो ये रिसोर्सेज को इस्तेमाल करो, ये जाके बात करो, ठीक है, इससे जाके बात करो। तो ये पर्टिकुलर चीज साथ में अथॉरिटी देना रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, तो तभी आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल माने जाओगे, ठीक है। अगर आपके पास अथॉरिटी नहीं है तो आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, ठीक है। तो यही केस में हुआ है कि यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें अथॉरिटी के साथ मिलनी चाहिए थी, जो नहीं मिली। उसको नहीं अलाउ किया था कि वो फोरमैन जाके स्टोर में टूल्स ले, ठीक है। विदाउट अथॉरिटी द फोरमैन कैन नॉट बी हेल्ड अकाउंटेबल। तो यही हमको लिखना है कि अथॉरिटी के बिना हम लोग उसको अकाउंटेबल नहीं मान सकते, ठीक है। अभी हम लोगों ने शॉर्ट आंसर सारे कवर कर लिया, अब हम लॉन्ग आंसर की तरफ जाएंगे। क्या लिखा है? व्हाई इज डेलीगेशन कंसिडर्ड एसेंशियल फॉर इफेक्टिव ऑर्गेनाइजिंग। तो डेलीगेशन का इंपॉर्टेंस या बेनिफिट या फिर एडवांटेजेस हमें यहाँ पे लिखने हैं कि क्यों वो हमारे लिए एसेंशियल है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए एसेंशियल है, ताकि हम इफेक्टिव ऑर्गेनाइजिंग कर सके, ठीक है। अच्छी ऑर्गेनाइजिंग मतलब कि प्रॉपर अप्रोप्रिएट ऑर्गेनाइजिंग कर सके, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा हमें उसका रिजल्ट आ सके, आउटपुट आ सकते। ऐसे ऑर्गेनाइजिंग हम डेलीगेशन के मदद से कैसे कर सकते? क्यों डेलीगेशन एसेंशियल है, ये पूछा गया है। सबसे पहले क्या लिखा है? इफेक्टिव मैनेजमेंट, मैनेजर्स फोकस ऑन इंपॉर्टेंट मैटर्स। तो डेलीगेशन के वजह से मैनेजर्स को पता होता है कि मुझे इतना ही काम करना है, इसी पर्टिकुलर एरिया को ध्यान देना है, तो वो इंपॉर्टेंट मैटर्स पे ध्यान देता है, तो इसलिए इफेक्टिव मैनेजमेंट हो पाता है। फिर एम्प्लॉय डेवलपमेंट, इंप्रूव स्किल्स एंड लीडरशिप। तो एम्प्लॉयज के डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान दिया जाता है कि वो उनको और ट्रेन करो, उनकी ऑडिटिंग लो, कि उनके जो स्किल्स है वो और एनहांस हो सके, उनका परफॉर्मेंस और इम्प्रूव हो सके, वो नई चीजें सीख सके, नई चीजें अडॉप्ट कर सके, इसलिए उनको ट्रेन किया जाता है, ठीक है, उनके स्किल्स और लीडरशिप को इम्प्रूव करने के लिए। फिर मोटिवेशन, ट्रस्ट, बूस्ट कॉन्फिडेंस। तो जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको बार बार मोटिवेट करना भी जरूरी है, ताकि वो जो भी काम कर रहे हैं वो और एफिशिएंटली कर सके और अच्छा रिजल्ट लाके दे सके, ठीक है। उनका जो मोराल है हम बूस्ट करते हैं जब हम उनको मोटिवेट करते हैं, तो उसको डेलीगेशन की मदद से हम मोटिवेट भी करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से उनका जो कॉन्फिडेंस है एम्प्लॉयज का वो और बूस्ट हो जाता है और बढ़ जाता है, ठीक है। फिर फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ। तो ग्रोथ को फैसिलिटेट करते हैं, ठीक है। ट्रेन्ड मैन पावर अवेलेबल। तो देखो हमारे पास जितने अच्छे स्किल्ड मैन पावर होंगे, स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स होगा, उतना ही अच्छा हम कर पाएंगे, ठीक है। जितना होशियार, जितना कैपेबल आपके पास एम्प्लॉय है, उतने ही अच्छे रिजल्ट आप जनरेट कर पाते हो, ठीक है। तो इसलिए हमेशा हमारे पास ट्रेन्ड मैन पावर होना चाहिए, ठीक है। उसकी वजह से हमारा जो भी टारगेट है वो हम बहुत और अच्छी तरीके से अचीव कर पाते हैं। फिर क्या है? basis of management hierarchy establishes clear authority। तो डेलीगेशन के वजह से किसके पास क्या अथॉरिटी है, कौन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, कौन अकाउंटेबल, ये क्लियरिटी आ जाती है। ये क्लियरिटी हमें डेलीगेशन देता है, ठीक है। फिर है बेटर कोऑर्डिनेशन, अवॉइड डुप्लीकेशन, क्लैरिफाई रोल। तो डेलीगेशन की वजह से हमें क्लियरली पता चलता है कि किसको क्या काम करना है, इसलिए कोई काम रिपीट नहीं होता, टाइम वेस्ट नहीं होती, एनर्जी वेस्ट नहीं होती, क्लियरिटी होती है, ठीक है। डुप्लीकेशन नहीं होता, मतलब रिपीट डबल लोग काम नहीं करते, मिस्टेक एरर्स नहीं करते ज्यादा, ठीक है। तो ये हमें किसकी वजह से हम कर पाते हैं? डेलीगेशन की वजह से। तो ये बेनिफिट है, इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन, क्यों डेलीगेशन एसेंशियल है ऑर्गेनाइजिंग, इफेक्टिव ऑर्गेनाइजिंग के लिए, वो हमने यहाँ पे कवर कर लिया। फिर क्या क्वेश्चन है? एक्सप्लेन फंक्शनल स्ट्रक्चर, इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस।
बहुत बड़ा, तो 5 मार्क्स क्वेश्चन है तो थोड़ा बड़ा लिखना, आपको समझ में आना चाहिए कि आपको क्या लिखना है, इसलिए मैंने इतना शॉर्ट में आपको लिख के दिया है कि ऐसे ऐसा आंसर आपको लिखना है, ठीक है। तो क्या पूछा गया कि फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है वो पहले एक्सप्लेन करो, डिफाइन करो, ठीक है। तो उसका जो भी डेफिनेशन है, एक्सप्लेनेशन है, एग्जाम्पल के साथ लिखोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया है। फिर उसके फायदे क्या है, एडवांटेजेस बेनिफिट्स क्या है, और उसके डिसएडवांटेजेस लिमिटेशंस क्या है, वो यहाँ पे आपको लिखना है। तो मीनिंग में हमने क्या लिखा है, ग्रुपिंग बाय फंक्शंस लाइक एचआर, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस। ये मैं बार बार बोलती रहती हूँ कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं, ठीक है। क्यों? ताकि वो फंक्शन स्मूथली हो सके, ठीक है, केओस ना हो कि कौन क्या कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे एचआर का डिपार्टमेंट होता है, लॉजिस्टिक्स का, फाइनेंस का, मार्केटिंग का, प्रमोशन का, ऑपरेशन का, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है। उसको हम उसको हम लोग फंक्शनल स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। इसके एडवांटेजेस क्या है, स्पेशलाइजेशन, जो इंसान जिसमें अच्छा है, जिसको जिसमें इंटरेस्ट है, क्वालिफिकेशन है, स्किल है, उसको एक डिपार्टमेंट में डाल दो। फाइनेंस का इंसान है, उसको क्वालिफिकेशन है, उसका एक्सपीरियंस है बहुत साल का, है ना, उसमें स्किल्स है, तो उसको फाइनेंस में डाल दो। तो स्पेशलाइजेशन यहाँ पे आपको देखने मिलता है। एफिशिएंसी, जो जिस इंसान एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में उसको डाला गया है, उतना वो एफिशिएंटली काम करेगा, क्योंकि उसके पास सब कुछ है ना, उसके पास उतना पोटेंशियल है, स्किल्स है, क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, तो वो अच्छा ही काम करेगा, एफिशिएंटली ही काम करेगा। तो एफिशिएंसी हमें देखने मिलती है। कंट्रोल, एक ही डिपार्टमेंट में लोग हैं, ठीक है, सेम काम कर रहे हैं, तो कंट्रोल करना भी इजी हो जाता है, ठीक है। फिर है ईज इन ट्रेनिंग, जब ट्रेनिंग देने की बात आती है तो ट्रेनिंग भी काफी इजीली दिया जाता है। अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट है तो फाइनेंस रिलेटेड कॉन्सेप्ट लेके उसको ट्रेनिंग दी जाती है कि हमें ये चीजें कवर करनी है, ये चीजें हमें नहीं करनी, मतलब बेसिकली उसी पर्टिकुलर चीज के बारे में उनको ट्रेनिंग करना है, बाकी XYZ चीज के बारे में ट्रेन नहीं करना। एचआर का ट्रेनिंग है, ह्यूमन रिसोर्स का ट्रेनिंग है, तो उसी के रिलेटेड उनको ट्रेन करना है, उनकी कॉन्सेप्ट को लेके ही ट्रेन करना है, बाकी की बहुत सारी इधर उधर की चीजों के बारे में ट्रेन नहीं करना। तो इजी हो जाता है कॉन्सेप्ट को ट्रेन करना, ठीक है। फिर डिसएडवांटेजेस देखते हैं, फंक्शनल एम्पायर। हाँ, फंक्शनल एम्पायर डिसएडवांटेज में क्या होता है, समझो अभी ये अलग अलग फंक्शन है, ठीक है, फाइनेंस का एक डिपार्टमेंट, एचआर का, ऑपरेशन का, प्रोडक्शन का। तो क्या करते हैं, फाइनेंस वाले सोचेंगे नहीं हमारा डिपार्टमेंट बेटर होना चाहिए, बाकी सब लोगों से अच्छा होना चाहिए, हमें अच्छे रिजल्ट निकाल के दिखाने, अच्छा हम लोगों को परफॉर्मेंस दिखाना है, ऐसे लगना चाहिए हमारे जो भी ओनर है या जो भी टॉप लेवल मैनेजर है उनको ऐसा लगना चाहिए बाकी सारे डिपार्टमेंट से सबसे अच्छा फाइनेंस करता है। तो उसे वो अपने बारे में सोचेंगे, अपना अलग टीम बना लेंगे कि नहीं नहीं हमें कुछ, वो किसी, बाकी देखो कोई भी कितने भी डिपार्टमेंट हो, ठीक है, 10 डिपार्टमेंट हो, लेकिन उनको एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करना ही पड़ता है, ठीक है। एक प्रोडक्ट अगर बन रहा है तो फाइनेंस डिपार्टमेंट को बताना पड़ता है कि ये प्रोडक्ट कितने में बनाना है, क्या उसकी कॉस्ट नहीं है, तो कॉस्टिंग जो होती है वो फाइनेंस वाले ही करेंगे, ठीक है। जो एम्प्लॉइज उस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं उनको एचआर मैनेज करेगा, क्योंकि उनकी नीड्स क्या है, बेनिफिट्स क्या है, तो वो उनसे कोऑर्डिनेट करेगा। तो हर एक जो डिपार्टमेंट है, फंक्शन है, वो एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हैं, ठीक है। तो ऐसे केसेस में जहां पे ये लोग खुद का एम्पायर बनाने की कोशिश करते हैं, तो एक पर्टिकुलर जो डिपार्टमेंट है, फंक्शन है, वो सोचता है नहीं मैं एकदम आगे जाऊंगा, मैं एकदम अच्छा परफॉर्म करूंगा, ऐसे लगना चाहिए कि नहीं फाइनेंस वालों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, तभी वो कोऑर्डिनेट नहीं करते, तभी वो दूसरे डिपार्टमेंट का नहीं सोचते, सिर्फ अपना सोचते। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, वो सिर्फ अपना सोच रहे हैं, तो वो ऑर्गेनाइजेशन का नहीं सोच रहे। तो यहाँ पे उनको लॉसेस वो लेके देते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, किसी वो अपना अपना सोच रहे हैं, अपने डिपार्टमेंट का सोच रहे, कोऑर्डिनेट नहीं करते उस चक्कर में, ठीक है। वो उनके दिमाग में आया ही नहीं कि अगर हम कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे तो हम ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो हम सेल कर रहे हैं वो हम अचीव नहीं कर पाएंगे, हमारा टारगेट अचीव नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे केसेस में हम लोग बहुत लॉसेस देख सकते हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, विद इन डिपार्टमेंट भी होते हैं और बाहर भी अलग अलग डिपार्टमेंट के भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। पुअर कोऑर्डिनेशन हो सकता है, जैसे मैंने अभी बोला, एक दूसरे से अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर रहे, बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इन्फॉर्म नहीं कर रहे हैं एक दूसरे के डिपार्टमेंट को। एक फंक्शन अगर ये फाइनेंस कंप्लीट करता है तो प्रोडक्शन का चालू होता है, अगर फाइनेंस कंप्लीट हो गया है उनका फंक्शन, उनका काम, अगर उन्होंने इन्फॉर्म ही नहीं किया तो प्रोडक्शन अपना काम कैसे चालू करेगा। समझ रहे हो बात को? तो एक के ऊपर एक डिपेंडेंट है, ठीक है, सारे जो फंक्शन होते हैं वो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं। तो अगर एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं करोगे, कोऑर्डिनेट नहीं करोगे, तो अच्छे से आप जो भी रिजल्ट आप चाहते हो, जो एम आपको अचीव करना है, वो नहीं कर पाओगे, ठीक है। लिमिटेड मैनेजरियल डेवलपमेंट, अगर एक पर्टिकुलर फंक्शन में एक ही फंक्शन के बारे में बताया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, तो बाकी की चीजों का उनका नॉलेज ही नहीं होता है, बाकी चीजों उनको पता नहीं होगी, बस उनको अपने डिपार्टमेंट का ही पता होता है, ठीक है। बहुत जो जनरल नॉलेज होती है वगैरह, कि बाकी भी डिपार्टमेंट का थोड़ा बहुत हमें पता होना चाहिए, हमें आना चाहिए, ठीक है। कल को अगर हमें शिफ्ट कर देंगे दूसरे डिपार्टमेंट में, तो होता है बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, कि थोड़ा चेंज करने के लिए 5 साल के बाद आपको डिपार्टमेंट
स्विच करा देते कि आके आप नया कुछ सीखो, ठीक है। तो यहाँ पे इस केस में अगर एक ही डिपार्टमेंट में बहुत साल से, तो आपको बाकी चीजों की नॉलेज ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे वो चीज आती है कि लिमिटेड मैनेजरियल डेवलपमेंट, ज्यादा डेवलपमेंट आप नहीं कर पाते हो, विद इन आप आपके जो भी फंक्शन है उसी के अंदर ही आप डेवलप कर पाते हो, बाकी चीजें नहीं सीख पाते हो या देख पाते हो, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। और भी कुछ क्वेश्चन है इसको नोट डाउन कर लो, फटाफट से आगे क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। ओके क्लास तो फटाफट से कवर करते हैं, हमारे बचे हुए 4 क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन है। फर्स्ट है, मतलब सॉरी 11th क्वेश्चन है हमारा, डिसेंट्रलाइजेशन इज एन ऑप्शनल पॉलिसी, व्हाई डू ऑर्गेनाइजेशन चूज टू डिसेंट्रलाइज। तो डिसेंट्रलाइजेशन एक ऑप्शनल पॉलिसी होता है, ठीक है। देखो हर ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन की उनको क्या अडॉप्ट करना है, लेकिन सारे ऑर्गेनाइजेशन में दोनों होते हैं। क्यों होता है, क्यों डिसेंट्रलाइजेशन, तो यहाँ पे आपको डिसेंट्रलाइजेशन के इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स यहाँ पे आपको लिखना है। तो देखो कितना इंडायरेक्ट क्वेश्चन है, जो जहाँ पे आपको उसके फायदे लिखने हैं, ये क्यों फायदेमंद है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो उसकी इंपॉर्टेंस या फिर बेनिफिट्स आपको लिख देना है। तो यही लिखा है हमने, डेवलप्स इनिशिएटिव अमंग एम्प्लॉइज। तो यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन में सारे मैनेजर्स के ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अथॉरिटी होती है। तो इसकी वजह से सारे ही मैनेजर, सारे ही लोग होते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के, सारे ही इनिशिएटिव लेते हैं, ठीक है। सारे ही एम्प्लॉइज इनिशिएटिव लेते हैं, तो यहाँ पे इनिशिएटिव डेवलप हो जाता है, ठीक है, एम्प्लॉइज के बीच में। डेवलप्स मैनेजरियल टैलेंट फॉर फ्यूचर। तो यहाँ पे मैनेजरियल टैलेंट फॉर फ्यूचर मतलब क्या है कि जो पर्टिकुलर मैनेजर्स है या फिर एम्प्लॉइज है, उन सब सारे लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन में, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे मैनेजरियल स्किल्स भी एनहांस होती है, इवॉल्व होती है फ्यूचर के लिए। तो इसीलिए वो टैलेंट जो है वो भी हम वहां पे देख सकते हैं और बेटर कर सकते हैं, एनहांस कर सकते हैं, ठीक है। क्विक डिसीजन मेकिंग, डिसेंट्रलाइजेशन में पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का मैनेजर डिपार्टमेंट के लिए डिसीजन लेगा तो वो काफी क्विक होता है, ठीक है। ऊपर टॉप मैनेजर को आके नहीं बताना पड़ता कि क्या करना है, ठीक है। अगर वो करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम जाएगा, इसीलिए ये वाला जो सिस्टम है डिसेंट्रलाइजेशन का, कि जहाँ पे अपने डिपार्टमेंट के जो भी चीजें है, डिसीजन है, वो खुद लिए जाते हैं, तो वही उसी का डिपार्टमेंट का मैनेजर ही लेता है या एम्प्लॉय ही लेते हैं, ताकि चीजें क्विक हो, इजी हो, ठीक है। रिलीफ टू टॉप मैनेजर, सारी ही चीजें अब टॉप मैनेजर को करने की जरूरत नहीं, कुछ चीजें वो नीचे वाले जो भी मिडिल लेवल या बॉटम लेवल पे मैनेजर एम्प्लॉयज होते हैं उनके ऊपर दे देते हैं कि अभी आप ये डिसाइड करो, आप इस पे कॉल लो, आप इस चीज पे ऊपर ध्यान दो, आपके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वहां पे बहुत सारी चीजों में टॉप मैनेजर्स को थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है, ठीक है। फैसिलिटेट ग्रोथ एंड एक्सपांशन, तो डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से भी बहुत बार छोटी छोटी चीजें अच्छी तरीके से एफिशिएंटली होती है, इसलिए हम हमारे ग्रोथ और एक्सपांशन में भी इसका बहुत बड़ा हाथ हो जाता है, क्योंकि हम छोटी छोटी चीजों के वजह से बहुत अच्छा आउटपुट ला पा रहे हैं, रिजल्ट ला पा रहे हैं, तो हमारी जो कंपनी और ग्रो करके एक्सपांड करती है। फिर एंश्योर्स बेटर कंट्रोल थ्रू अकाउंटेबिलिटी, सिर्फ ऊपर का जो टॉप मैनेजर है वही नहीं देख रहा, क्योंकि वो अकेला इंसान या ग्रुप ऑफ पीपल इतने सारे डिपार्टमेंट, इतने सारे डिविजन को नहीं देख पाएगा, नहीं संभाल पाएगा, इसलिए हर एक डिपार्टमेंट में, हर एक पर्टिकुलर डिवीजन में जो मैनेजर्स होते हैं वो अपनी अपनी चीजें अच्छी तरीके से करते हैं, मैनेज करते हैं, हैंडल करके अच्छा आउटपुट लेके आते हैं, अच्छा रिजल्ट लेके आते हैं। तो ये उस चीज की वजह से काफी अच्छा कंट्रोल रह पाता है, अकाउंटेबिलिटी देख पाते हैं हम लोग, ठीक है। आई होप आपको ये आंसर क्लियर हो गया होगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, क्या दोनों में अंतर है, ठीक है। तो बेसिस में हम लोगों ने मीनिंग, स्कोप, डिसीजन मेकिंग, स्पीड और सूटेबिलिटी लिया है, ठीक है। हम लोग डिस्टिंग्विश जब भी आता है तो आपको ऐसे टेबल फॉर्मेट में लिखना है, इसलिए आपके लिए हमने एक छोटा सा टेबल बना के दिखाया है कि आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। बेसिस लिखने हैं, याद रखने हैं बेसिस को, उसके हिसाब से आपको लिखना है, तो इजी हो जाता है। सेंट्रलाइजेशन में क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग एट टॉप, तो टॉप लेवल पे जो डायरेक्टर्स हैं, सीईओ, सीएफओ, सीएक्सओ, जो भी जितने भी बताया मैंने, ठीक है, वो सारे लोग मिलके बैठ के सोचते हैं, डिसाइड करते हैं और कोई भी पॉलिसी को अडॉप्ट करते हैं, कोई भी बड़े बड़े मेजर डिसीजंस को लेते हैं उस पर्टिकुलर की जगह, ठीक है। वैसे डिसेंट्रलाइजेशन में नहीं होता, यहाँ पे हर अलग अलग लेवल पे जो भी डिपार्टमेंट या डिवीजन है वहां के मैनेजर्स या एम्प्लॉइज डिसीजन लेते हैं, ठीक है, उन छोटी मोटी चीजों के लिए, रेगुलर एक्टिविटीज के लिए। स्कोप क्या है, यहाँ पे नैरो स्कोप है, ठीक है, आपको एक ही पर्टिकुलर चीज पे काम करना है, ठीक है। जो टॉप मैनेजर्स है वो एक ही पर्टिकुलर चीज पे ध्यान देते हैं। यहाँ पे वाइड स्कोप है, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग लेवल के जो डिपार्टमेंट है वो लोग, सभी लोग कुछ ना कुछ डिसीजन लेंगे यहाँ पे, ठीक है, ताकि
अपने चीजों में, अपने स्पेशलाइज चीजों में ऑप्टिमाइज कर सके, रिजल्ट को प्रॉपरली ला सके, ठीक है, हमारे जो आउटपुट है वो बेटर ला सके। इसीलिए यहाँ पे वाइड स्कोप लिखेंगे। डिसीजन मेकिंग स्पीड, यहाँ पे डिसीजन स्लो होता है, बहुत बड़ी टीम होती है, डिस्कशन होते हैं बहुत बार, ठीक है, कि हम क्या अडॉप्ट कर सकते हैं, इसके फायदे क्या होंगे, कौन प्रोस कौन देखे जाते हैं, ठीक है, बहुत मल्टीपल टाइम्स मीटिंग होती है, बड़े बड़े मतलब बहुत ज्यादा घंटों तक मीटिंग चलती है, तो इसलिए इसका जो डिसीजन होता है काफी स्लो होता है। और यहाँ पे कुछ डिसीजन होता है, हमें रेगुलर एक्टिविटीज के लिए डिसीजन लेना है तो मुझे बहुत क्विक होना पड़ेगा, तो यहाँ पे कुछ डिसीजन मेकिंग होता है। सुटेबिलिटी क्या है, ये स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए सुटेबल होता है। सेंट्रलाइजेशन, एक ही बंदा काम कर रहा है, दो बंदे काम कर रहे हैं, वही डिसाइड करते हैं कि क्या लाना है, क्या खर्च करना है, कितने सेल्स होने चाहिए, कितने प्रोडक्ट और होने चाहिए। वो छोटे ऑर्गेनाइजेशन में अकेला ही, ज्यादा एम्प्लॉयज नहीं होते, तो वहां पे डिसेंट्रलाइजेशन की बात ही नहीं आती, ठीक है। तो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए, छोटे ऑर्गेनाइजेशन के लिए जिधर कम एम्प्लॉयज है या फिर एक दो ही इंसान है, ठीक है, ओनर भी काम कर रहे हैं, तो वहां पे स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन सही है। सेंट्रलाइजेशन के लिए, डिसेंट्रलाइजेशन ये लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में होना ही चाहिए, इतने सारे डिपार्टमेंट होते हैं, 10 डिपार्टमेंट, 12 डिपार्टमेंट, 12 डिवीजन, तो उसके लिए हमें डिसेंट्रलाइजेशन लेना ही पड़ता है। एक इंसान इतने सारे डिपार्टमेंट को सेंट्रलाइज वे में नहीं हम कर सकते, क्योंकि एक इंसान इतने सारे डिपार्टमेंट को नहीं हैंडल कर पाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन होना ही चाहिए। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेना, सारे ही आंसर को नोट डाउन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट आंसर्स है, ठीक है, आपके पास टाइम नहीं है तो आप स्क्रीनशॉट ले लो और इसको गो थ्रू करो, रिवाइज करते रहो, ठीक है। फिर है 13 क्वेश्चन, अ कंपनी हैज फंक्शनल स्ट्रक्चर बट वांट्स टू डाइवर्सिफाई टू इलेक्ट्रॉनिक टॉयज इनटू इलेक्ट्रॉनिक टॉयज, व्हिच स्ट्रक्चर इट शुड अडॉप्ट एंड व्हाई। तो हमने क्या सीखा है अभी तक कि फंक्शनल स्ट्रक्चर में अलग अलग फंक्शंस होते हैं, ठीक है, वेयर आज डिविजनल स्ट्रक्चर में अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं, वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं, हम उनका डिवीजन बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उसका फंक्शनल स्ट्रक्चर है एक कंपनी का, ठीक है, लेकिन उसको एक नया इलेक्ट्रॉनिक टॉय में इन्वेस्ट करना है, ठीक है, लाना है अपनी कंपनी में, तो उसको क्या करना पड़ेगा, डिविजनल स्ट्रक्चर को अडॉप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो फंक्शनल स्ट्रक्चर में एक नया टॉय लाएगा तो बाकी की जो भी उसके प्रोडक्ट वो बेच रहा है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक है। तो डिविजनल स्ट्रक्चर लाएगा तो उसका एक अलग डिवीजन बनाएंगे इलेक्ट्रॉनिक टॉयज का, तो उसके अलग मार्केटिंग की टीम होगी, अलग फाइनेंस की टीम, उसके लिए एचआर की टीम, ऑपरेशन प्रोडक्शन की टीम होगी, ताकि बाकी के जो उसके रेगुलर प्रोडक्ट्स चल रहे हैं अभी तक वो हैम्पर ना हो सके, वो डिस्टर्ब ना हो सके, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा हमने, कंपनी शुड अडॉप्ट डिविजनल स्ट्रक्चर बिकॉज फोकस ऑन प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, ये हमने रिपीट कर रहे हैं हम लोग कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे हम फोकस करेंगे, बाकी की चीजों को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अकाउंटेबिलिटी फॉर ईच प्रोडक्ट लाइन, ठीक है, एक एक प्रोडक्ट के बारे में, एक एक प्रोडक्ट के लिए हम लोग ध्यान देंगे, ठीक है, मिक्स नहीं करेंगे, केओस नहीं करेंगे, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अलग सारे लोग होंगे उस पर ध्यान देंगे, इस प्रोडक्ट के अलग सारे लोग होंगे, एम्प्लॉयज होंगे, वो उस पर ध्यान देंगे, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी फॉर न्यू प्रोडक्ट एडिशन, जैसे मैंने बताया कि बाकी के जो प्रोडक्ट है उनको इंटरप्ट नहीं कर रहे हैं, तो फ्लेक्सिबल है लाना, ठीक है, नए प्रोडक्ट को, बाकी के प्रोडक्ट को हम लोग हैम्पर नहीं करते, डिस्टर्ब नहीं करते। फास्टर डिसीजन मेकिंग, है ना, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का सब कुछ अलग से ही है, मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर सब कुछ अलग से ही है, तो हम डिसीजन भी काफी इजीली ले पाते, क्योंकि ये प्रोडक्ट के लिए ये इंपॉर्टेंट है, ये प्रोडक्ट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, ये जरूरी नहीं है, तो छोड़ दो, इसको अडॉप्ट करो। तो ये जो डिसीजन होते हैं पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में, उसको ज्यादा से ज्यादा सेल करने के लिए, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से ज्यादा रेवेन्यू पाने के लिए, तो जो भी चीजें हैं डिसीजन है वो आप इजीली ले पाते हैं, क्योंकि वो सारे प्रोडक्ट, वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट का सारी चीजें अलग से ही है, ठीक है। आई होप आपको ये आंसर क्लियर हो गया होगा। लास्ट आंसर बचा है हमारे इस चैप्टर का, जो है एक केस स्टडी, ठीक है, छोटा सा केस स्टडी टाइप ही है, ठीक है, एक स्टेटमेंट दिया गया है, कंपनी मैन्युफैक्चरिंग sewing machine follows a strict formal organization culture but faces delays, demotivated employees and declining market share. Why changes should it bring? What changes should it bring आना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे what लिख देना, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि एक मैन्युफैक्चरिंग एक कंपनी है जहाँ पे सुइंग मशीन्स वगैरह होती है, ठीक है, वहां पे फॉर्मल स्ट्रक्चर को, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, एक स्ट्रिक्ट फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है वो, ठीक है, जहाँ पे इनफॉर्मल चीजें वगैरह नहीं होती, बट अभी वो लोग क्या फेस कर रहे हैं, डिले पे कर रहे हैं, लेट हो रहा है,
प्रोडक्ट को बनाने में या सेल करने में। एम्प्लॉयज बहुत डीमोटिवेटेड है, ठीक है, मार्केट शेयर भी उनके डिक्लाइन हो रहे हैं, तो उनको क्या चेंज करना पड़ेगा। तो मैंने बहुत बार बताया है, बहुत बार सिखाया है कि सिर्फ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन या सिर्फ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल सकता, फॉर्मल के साथ इनफॉर्मल होना जरूरी है। तो यही आपको बता रहा है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन पढ़ के समझ में आना चाहिए कि ओके ये क्वेश्चन ये पर्टिकुलर चैप्टर का पूछा गया है और ये कॉन्सेप्ट के बारे में पूछा गया है, इतना आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर आप रेगुलरली पढ़ाई करते हो तभी ही आपका जो कोर है वो इतना स्ट्रॉन्ग हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही पूछा गया है कि यहाँ पे आपको यही आंसर लिखना है कि सिर्फ फॉर्मल जो है ऑर्गेनाइजेशन से काम नहीं बनेगा, काम नहीं चलेगा, ऑर्गेनाइजेशन ग्रो नहीं कर पाएगा, सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ठीक है, रेवेन्यू नहीं ला पाएगा। तो यहाँ पे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन भी जरूरी है। तो पहला वो क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन फॉर एम्प्लॉय बॉन्डिंग एंड फास्टर कम्युनिकेशन। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की वजह से हमने बहुत बार डिस्कस किया है कि जो एम्प्लॉयज होते हैं एक दूसरे से बात करते हैं, कोऑर्डिनेट कर पाते हैं, बॉन्ड क्रिएट कर पाते हैं, तो वो हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं, ठीक है। मैं अगर काम पे जा रही हूँ, ऑफिस जा रही हूँ और मुझे कोई दिक्कत हो रही है, तो मैं अगर मेरे कलीग को बताती हूँ, मेरे बॉस को बताती हूँ और वो बताने की वजह से सॉर्ट हो जाती है, तो वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियरी हो जाती है मेरे लिए। और ये सिर्फ फॉर्मल एनवायरमेंट में नहीं हो पाता, थोड़ा इनफॉर्मल अगर होगा तो ही मैं कम्युनिकेट कर पाती हूँ अच्छी तरीके से, ठीक है। तो इसीलिए इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को भी इन्हें इंट्रोड्यूस करना चाहिए ताकि एम्प्लॉयज के अंदर बॉन्डिंग हो, अच्छा कोऑर्डिनेशन हो, अच्छा कम्युनिकेट कर पाए, वो एक दूसरे को अपनी चीजें बता पाए, मोटिवेटेड रह पाए, ठीक है। फिर है मूव टूवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन टू स्पीड अप डिसीजन मेकिंग। तो अगर ये सिर्फ सेंट्रलाइज्ड हो रहा होगा तो हमें डिसेंट्रलाइजेशन पे भी मूव करना है ताकि हर एक पर्टिकुलर जो डिपार्टमेंट है, जो डिवीजन है, उस पे मतलब एक पर्टिकुलर हम अथॉरिटी दे दे, रिस्पॉन्सिबिलिटी देते कि आपको अभी ये डिसाइड करना है, डिसीजन लेना है, ठीक है। फिर बेनिफिट्स क्या है इसके, मोटिवेशन रहेगा एम्प्लॉयज में, ठीक है, एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कम्युनिकेट करेंगे तो अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी। ऐसा नहीं कि रिजिड चल रहा है, जैसे बताया जा रहा है वैसे ही चल रहा है, नहीं, थोड़ा फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए, तभी आप कुछ अचीव कर पाओगे। एडेप्टेबिलिटी टू बिजनेस एनवायरनमेंट, तो जो चेंज होता रहता है बिजनेस में, ठीक है, बिजनेस एनवायरनमेंट में काफी चेंजेस होते हैं, तो चेंजेस को हमें अडॉप्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो वो हम लोग इसके वजह से कर पाएंगे, ठीक है, अगर इनफॉर्मल हम लोग ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पे अडॉप्ट करते हैं, इन्वॉल्व करते हैं। तो आई होप आपको ये सारे जो क्वेश्चन हमने कवर किए इस चैप्टर के वो क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं, क्वेश्चन क्लियर हो गए हैं, तो वीडियो को लाइक करो, आपके फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो को शेयर करो ताकि वो लोग भी पढ़ सके, आपके साथ बैठ के मिलकर आप पढ़ सको, ठीक है, क्योंकि ये सबके लिए ही है, ठीक है। चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वो और भी शॉर्ट वीडियोस ला रहे हैं, फुल डिटेल वीडियोस ला रहे हैं आपके लिए, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर बोर्ड के क्वेश्चन आंसर्स ला रहे हैं ताकि आपके पास मैक्सिमम मटेरियल हो पढ़ने के लिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए कीप स्टडीइंग एंड टेक केयर।